नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज बात होगी वृंदावन से लेकर प्रयागराज तक की, कैसे सनातनी लहर चल रही है। वृंदावन में एक संत के सामने सनातन विरोधियों ने सरेंडर तो कर दिया, तो प्रयागराज में आस्था का महासैलाब ऐसा उमड़ा कि जगह जगह बस कतारें ही कतारें हैं। आपको बताऊंगी कि प्रयागराज में त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए आज कितने सनातनी पहुंचे, प्रयागराज जाने वाले किस किस रूट पर जाम लगा। लेकिन सबसे पहले बात होगी कृष्ण की नगरी वृंदावन की और इस वृंदावन में रहने वाले प्रेमानंद महाराज जी की। श्री कृष्ण और राधा रानी की भूमि वृंदावन एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार एक संत प्रेमानंद जी महाराज को लेकर ये सुर्खियां हैं। प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि परिक्रमा एक बार फिर दोबारा से रात्रि में शुरू हो चुकी है। पिछले 10 दिनों से उनकी पदयात्रा बंद थी, लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने अपनी पदयात्रा शुरू कर दी। रात 2 बजे प्रेमानंद जी महाराज पदयात्रा पर निकले। प्रेमानंद महाराज को देखते ही भक्तों के चेहरे पर खुशी आ गई। प्रेमानंद जी महाराज के स्वागत के लिए सड़कों पर फूल बरसाए गए। हर कोई बाबा की एक झलक देखना चाहता था, हर कोई बाबा का आशीर्वाद लेना चाहता था। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में प्रेमानंद के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु कतारबद्ध खड़े थे। हर कोई राधे राधे का जाप कर रहा था और प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन करना चाहता था। प्रेमानंद महाराज के वेलकम के लिए सड़क पर फूलों की रंगोली बनाई गई। 10 दिन बाद प्रेमानंद जी की पदयात्रा को देखकर लोग ऐसे भाव विभोर हुए कि रंगोली तो रंगोली, दीपों की माला, रात के अंधेरे में दीपावली जैसा जगमग कर दिया गया सड़कों को। प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा पर ऐसा लगता है कि अब जितने भी विवाद थे वो सारे विवाद अब खत्म होते जा रहे हैं। विरोधी अपना विरोध खत्म कर चुके हैं। विरोध इस बात को लेकर था कि प्रेमानंद जी महाराज रात को जब निकलते हैं तो शोर शराबा होने लगता है, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, पटाखे फूटने लगते हैं और ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। ये बयान आना था कि बवाल खड़ा हुआ। प्रेमानंद जी महाराज बीते 10 दिन से लगातार पदयात्रा बंद करके बैठे थे। रात 2 बजे पदयात्रा पर निकले। श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी से रमन रेती स्थित आश्रम हित राधा केली कुंज के लिए पदयात्रा पर निकले तो 2 किलोमीटर के रास्ते में केवल और केवल उनके भक्त दिखाई दिए। सड़क के दोनों ओर भक्तों की भीड़ थी। रास्ते में एनआरआई सोसाइटी के लोग भी बाबा के वेलकम के लिए खड़े हो गए। उन्होंने पदयात्रा का विरोध किया था, वो भी वहां पर थे। जिनकी वजह से पदयात्रा को स्थगित करनी पड़ी। एनआरआई सोसाइटी वालों ने प्रेमानंद जी महाराज को फूलों का हार पहनाकर उनका स्वागत किया। वृंदावन के एनआरआई सोसाइटी के रहने वाले लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज से माफी मांगी। लोगों से प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि अगर उनसे आने जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो फिर उन्हें माफ कर दें। दरअसल एनआरआई सोसाइटी में रहने वाले लोगों के विरोध की वजह से ही उन्होंने अपनी ये पदयात्रा स्थगित कर दी थी। किसी भी ब्रजवासी पे अनजाने में जाने में कोई भी भूल नहीं हुई बाबा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं सभी लोग। और दादा हम सदा आपकी टीम के पूज्य रहेंगे, उनकी आज्ञा में हैं, जैसे उनकी आज्ञा वैसा हम चलेंगे। हमारा कभी किसी से बाबा हमारे ब्रजवासी का कोई अनजाने में कोई भूल चूक में गलती हो गई हो हमारे।
10 दिन के बाद प्रेमानंद जी महाराज पद यात्रा पर निकले। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए रोजाना हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन पिछले 10 दिनों से भक्तों में बड़ी निराशा थी, क्योंकि उनके परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने रात्रि पद यात्रा स्थगित कर दी थी। लेकिन अब जब एनआरआई सोसाइटी के लोगों ने माफी मांगी और दोबारा पद यात्रा की अपील की, तो संत प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू कर दी। ये कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने कल रात की रख रही हूं, जब 2 किलोमीटर लंबी पद यात्रा निकाली गई। 10 दिन के बाद ये पद यात्रा एक बार फिर शुरू हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लंबी पद यात्रा निकलती है, कोई एक शहर से दूसरे शहर जाया जाता है, ऐसा भी नहीं है। रात 2 बजे पद यात्रा शुरू होती है, महज 2 किलोमीटर की ये पद यात्रा होती है और आसपास के जितने भी ब्रजवासी हैं, वृंदावनवासी हैं, वो वहां पर एकत्रित होते हैं, अपने गुरु को नमस्कार करते हैं और प्रणाम करते हैं। इस समय हम वृंदावन की गलियों में मौजूद है। राधा टीला ये जगह है और प्रेमानंद महाराज जी अपनी पदयात्रा निकाल रहे हैं और इस पदयात्रा में इस समय लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। इस पदयात्रा का विरोध भी किया गया। कुछ सोसाइटी, एनआरआई ग्रीन सोसाइटी का कहना है कि इस पदयात्रा के दौरान भजन कीर्तन बजाए जाते हैं। भजन कीर्तन की वजह से उन्हें परेशानी होती है, आतिशबाजियां की जाती है, ढोल ताशे बजाए जाते हैं, जिस वजह से रात को उन्हें दिक्कत होती है। और यात्रा में भी लाखों जो श्रद्धालु हैं, जो उन पर आस्था रखते हैं, जो उन्हें सुनने आते हैं, उन्हें इसमें शामिल हो रहे हैं। ये सच है कि इस पदयात्रा में लोग स्पीकर लेके आते हैं, ये सच है कि इस पदयात्रा में लोग कीर्तन करते हैं, झूमते हैं, पुष्प की वर्षा करते हैं और लाखों लोग जब इकट्ठा होते हैं तो इसी तरीके का जमावड़ा होता है, इसी तरीके का एक उत्सव जैसा माहौल वृंदावन की गलियों में होता है। 10 दिन बाद प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन होने के बाद भक्त भाव विभोर हो गए। हर कोई बेहद भावुक नजर आ रहा था। उनकी वर्षों की मुराद जैसे पूरी हो गई हो, उन्हें ऐसा लग रहा था। डेली देने चाहिए महाराज जी को दर्शन। जो लोग विरोध करते हैं हाँ, उससे कुछ नहीं, वो अनजान है, अज्ञान है, इसलिए सारे ब्रजवासियों ने मिलकर ये निवेदन किया कि महाराज जी उसी पद यात्रा वो अपनी पुरानी जो है मार्ग जो अपनाया हुआ है वहीं से चालू करें। तो विलम्ब उन्होंने 2 सेकंड का भी विलम्ब नहीं किया और ब्रजवासियों का पूरा सम्मान रखा। कहा कि वहीं पुराने रूट से वही पद यात्रा दोबारा प्रारंभ की जाएगी। तो बड़ा अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? जय शर्मा। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान, जयपुर से। सड़क पे क्यों बैठे हैं? महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं। कितने बजे से इंतजार कर रहे हैं? 12 बजे से कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? जान है वो हमारी, हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं। कुछ लोग, चंद लोग, एक आध लोग ऐसे होते हैं फेमस होने के चक्कर में कोई एक आध शब्द बोल देते हैं। उस शब्द के चक्कर में महाराज जी ने थोड़ा सा गलत समझ लियो कि कोई ब्रजवासी हमारा विरोध कर रहा है, जबकि कोई ऐसी कोई वार्ता नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि हमारा ब्रजवासी कोई विरोध कर रहा है। लगभग 1 हफ्ते से ये रास्ता बहुत सूना पड़ा था, इस पर चलने में डर लगता था। रात में इस समय 8 बजे 9 बजे करीब अब दोबारा से दीपावली का मौका आया है, रौनक आई है, लोगों के चेहरे पे खुशी आई है। और एक सबसे बड़ा मैसेज तो मैं ये देना चाह रहा हूँ कि भक्त के बस में है भगवान। जैसे हम सभी ब्रजवासियों ने उनसे जाकर रिक्वेस्ट किया, रोए हम कि महाराज जी हम पे कृपा करो, हमें कलंकित होने से बचाओ, कि हमें सब लोग ये कह रहे हैं कि वृंदावनवासी विरोध कर रहे हैं। तो महाराज जी ने एक पल का समय नहीं लगाते हुए तुरंत महाराज जी ने कहा कि मैं 2 बजे जैसे निकलता हूँ उसी तरीके से निकलूंगा। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा 4 फरवरी को उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब एनआरआई सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा का विरोध किया था और उनसे इस पदयात्रा को रोकने की मांग की थी। इसके बाद प्रेमानंद महाराज की संस्था ने 6 फरवरी को उनकी पदयात्रा रोकने का ऐलान भी कर दिया। प्रेमानंद जी महाराज पदयात्रा की जगह कार से अपने आश्रम रेवती रमन जाने लगे। इसकी वजह से वहां का दुकानदारों का धंधा पानी चौपट हो गया। 16 फरवरी को एनआरआई सोसाइटी के प्रेसिडेंट प्रेमानंद के पास पहुंचे, उनसे माफी मांगने लगे और पदयात्रा शुरू करने की एक बार फिर से मांग करने लगे। और कभी किसी को जैसे कोई परेशानी पड़े ना तो हम घर के हैं और पूरी कॉलोनी।
दरअसल एनआरआई सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि उनकी पदयात्रा की वजह से उन्हें परेशानी होती है, इसलिए उन्होंने पदयात्रा को रोकने की मांग की थी और फिर अगले 10 दिन तक ये पदयात्रा बंद हो गई। बाबा की पदयात्रा का विरोध करना एनआरआई सोसाइटी के लोगों को अच्छा खासा महंगा पड़ गया। आसपास के दुकानदारों ने सोसाइटी के लोगों का विरोध करना शुरू कर दिया। कई दुकानदारों ने तो अपनी दुकान में बोर्ड लगा दिया कि वो एनआरआई सोसाइटी में रहने वाले लोगों को अपना सामान नहीं बेचेंगे। दुकान वालों का कहना यह था कि जो राधा नाम का विरोध करेगा, हम उन्हें अपनी दुकान का सामान नहीं बेचेंगे। तो क्यों आपने ये पोस्टर लगाए? क्या मैंने ये पोस्टर इसलिए लगाया, जिन्होंने राधा नाम का विरोध किया है ना, जिन्होंने जहाँ पे अधिकारियों के पास जाके एप्लीकेशन दिया कि हमको कीर्तन से दिक्कत हो रही है, उनके लिए ये पोस्टर लगाया है मैंने। एनआरआई के जो जिनको दिक्कत नहीं है राधा नाम से, उनके लिए बिल्कुल सामान मिलेगा, और जिनको राधा नाम से दिक्कत है उनके लिए हमारे पास सामान नहीं मिलेगा। इतने सारे लोग आते हैं तो उनके लिए दुकानें भी सस्ती हैं, फूल की दुकान लगती है, अगरबत्ती की दुकान लगती है। गरीब लोग हैं यहाँ के जो फुटपाथ पे फूल बेचते हैं और दीपक जला के दीपक बेचते हैं, उनकी दुकानें एकदम बंद हो गई हैं। जो छोटे छोटे बच्चे, गरीब माताएं बहनें जो अपनी दुकानदारी चला रही थी, जो बेरोजगार थे, वो उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है इस समय। तो नाराजगी है? नाराजगी नहीं, दुकानदारों में नहीं, सभी में नाराजगी है। देखो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक आएगी, टूरिस्ट बढ़ेगा तो सबका धंधा पानी चलता है। अब जब पब्लिक नहीं आएगी तो कैसे चलेगा फिर? कुंभ लग रहा है 144 साल बाद। कुंभ में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उसको बैन करा दो आप। उसमें ढोल नगाड़े नहीं होते, उसमें संत नहीं जाते। कोई संत बरसों से निकलता है और उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धर्म को बढ़ाना, समाज में अच्छे संकेत देना, समाज की सेवा करना। क्या जी उनका अपराध है? अपराध है तो सजा उनको नहीं, हमको मिलनी चाहिए ना। महाराज जी ने किसी को इस चीज़ के लिए न्योता नहीं दिया है कि ढोल नगाड़े बजाइए या मेरे लिए रंगोलियाँ बजाइए या मेरे लिए ऐसा भव्य स्वागत कीजिए जिससे कि पदयात्रा उनमें और चार चांद लगे। महाराज जी को उससे कोई मतलब नहीं है। भक्तजन जो भी कर रहे हैं, जो भी एवरीथिंग जो भी कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा से कर रहे हैं। रंगोलियाँ बना रहे हैं, मैं और हमारे बच्चे जैसे भी संत ब्रजवासी हैं, अपने पहाड़ से भी लोग दर्शन के लिए आते हैं, तो वो सब अपनी इच्छा से बना रहे हैं। वृंदावन में हमारे संतन से ही शोभा है वृंदावन की, और वृंदावन में अगर संत नहीं निकलेंगे तो कौन निकलेगा? दूसरी चीज़, ये कछु लोग सनातन विरोधी हैं, इन्हें कोई ना कोई षड्यंत्र रचना है हमारे सनातन के विरुद्ध में। दुकानदारों की इसी बॉयकॉट की वजह के कारण ही शायद एनआरआई सोसाइटी के लोगों ने अपना विरोध वापस ले लिया और एनआरआई सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने प्रेमानंद जी के पास जाकर माफी भी मांग ली। महाराज जी के स्वागत में पदयात्रा मार्ग को फूलों से सजाया गया था, रंगोलियां बनाई गई थी, दीपों की लड़ियां बकायदा वहां पर सजाई गई थी। इतना ही नहीं, कई भक्तों ने उनकी दोबारा पदयात्रा शुरू करने की खुशी में दीपक जलाए। ऐसा लग रहा था कि जैसे दीपावली का उत्सव है। प्रेमानंद जी महाराज के फॉलोवर हर उम्र के लोग में हैं। सोशल मीडिया पर प्रेमानंद जी के करोड़ों की संख्या में फैन है। बाबा की दीवानगी ऐसी है कि श्रद्धालु पदयात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के एक झलक के लिए लोग आधी रात से ही सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं। उनको पता है कि कैंप 2 में वो नहीं है। इस समय सुबह के 3 बज रहे हैं और हम वृंदावन में मौजूद हैं। ये राधा टीला है जहां से प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा निकलेगी। इस पदयात्रा में लाखों भक्त शामिल होते हैं जो उन पे आस्था रखते हैं, उन पे विश्वास रखते हैं। ये भक्त आज भी यहाँ पे आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? झारखंड से आए हैं। कितने बजे से यहाँ खड़े हैं? 12 बजे से से लोग आए हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो करीबन राधा टीला से कैली कुंज आश्रम तक इसी प्रकार से लोग भीड़
एक यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा है। लोगों ने यहाँ पे रंगोलियाँ बनाई हुई हैं सड़कों पे, जहाँ से प्रेमानंद महाराज जी निकलेंगे वो जहाँ जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक इसी तरीके से फूलों को सड़क पे बिछाया गया है। और लोगों से भी बात करेंगे। देखिए रात भर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं आप लोग? राजस्थान से आए केवल प्रेमानंद जी की पदयात्रा में शामिल होने? हाँ जी हाँ, प्रेमानंद जी के। कुछ लोगों ने विरोध किया, कहा कि उनकी पदयात्रा से उनको परेशानी होती है, डिस्टरबेंस होता है। किया तो है लेकिन हमें तो लगता नहीं है ऐसे। देखो शांति से खड़े हैं सभी लोग। आप कहाँ से हैं? नाम हम दिल्ली से आए हैं, सुरेंद्र। इसी पदयात्रा के लिए आए या फिर स्पेशल इस चीज़ के लिए आए हैं? हम बस स्पेशल इस चीज़ के लिए आए हैं बस। सुरक्षा के लिए दोनों तरफ जो है वो रस्सी लगाई गई है। जो प्रेमानंद महाराज जी के अनुयायी हैं वो यहाँ पे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खड़े हैं। कहाँ से आए आप? देहरादून से आए हैं। केवल इस यात्रा में शामिल होने, महाराज जी के दर्शन करने? सिर्फ महाराज जी के दर्शन के लिए। अच्छा, कितनी देर से खड़े हैं आप? हम आ गए थे 2 बजे। 2 बजे से आए भैया आप? दिल्ली से आए हैं? हाँ जी। कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? रात से 12 बजे। 12 बजे। कितने लोग आए आप? ये 3 फ्रेंड है। अच्छा, आप तो काफी यंग हैं। यंग लोग भी काफी फॉलो करते हैं महाराज जी? हाँ जी करते हैं, यंगस्टर ही ज्यादा करते हैं आजकल। आपने अभी वृंदावन में एक सनातनी की ताकत देखी, सड़क पर आस्था का सैलाब भी देखा, तो उधर प्रयागराज की सड़कों पर भी इस वक्त हिंदुत्व का सैलाब है। लखनऊ में बात मौलवी और कठमुल्ला तक पहुंच गई है। योगी ने आज विधानसभा में जो कहा उसका इशारा साफ था। योगी सरकार सनातन की बात करती है, हिंदुओं के साथ खड़ी है और अखिलेश यादव का फोकस केवल एक समुदाय विशेष पर है। सबसे पहले मैं आपको आज विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो सुनाती हूं और फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि कैसे महाकुंभ को लेकर अखिलेश समेत पूरी समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर है। 144 साल के दुर्लभ संयोग को गुमराह करने वाला शगुफा बताया जा रहा है। लेकिन पहले सीएम योगी का बयान सुनिए। आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहती है कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। योगी आदित्यनाथ ने क्लियर लाइन खींची है। सपा के नुमाइंदे महाकुंभ के बहाने उनका विरोध करते रहेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ सनातन और हिंदुत्व की आवाज उठाते रहेंगे। अखिलेश यादव समेत पूरी समाजवादी पार्टी महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जवाब मांग रही है। आज यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान भी विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल वापस जाओ के नारे तक लगा दिए। समाजवादी पार्टी के विधायक सुबह 10 बजे से ही विधानसभा भवन के परिसर में धरना दे रहे थे। बैनर पोस्टर के साथ अखिलेश यादव के विधायक विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठे थे। योगी सरकार के खिलाफ आज जमकर नारेबाजी भी हुई। समाजवादी पार्टी के एक विधायक अस्थि कलश लेकर विधानसभा पहुंच गए। अस्थि कलश पर लिखा था, ये नैतिकता का अस्थि कलश है। अखिलेश यादव के एक विधायक को जंजीर पहनकर विधानसभा में पहुंचे देखा गया। अमेरिका से प्रवासी भारतीयों की वापसी के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर ये प्रदर्शन का एक नया तरीका था। इस खबर से जुड़ी हुई और डिटेल आपके सामने रखूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पटना के कंकड़बाग में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद घर में इस वक्त बदमाश छिपे हुए हैं और पुलिस ने इस पूरे घर को चारों तरफ से घेर दिया है। पटना का ये कंकड़बाग इलाका और इस इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई फायरिंग की ये घटना। इस वक्त बदमाश इस घर के अंदर छिपे हुए हैं और पुलिस का बाहर डेरा है। पुलिस ने इस घर को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ये बदमाश कौन है, कितनी संख्या में है, ये फायरिंग क्यों हुई,
पूरी घटना पे अभी और डिटेल्स आनी बाकी है, लेकिन ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। पटना का कंकड़बाग इलाका अच्छा खासा चहल पहल वाला इलाका है। कई सारे रिहाइश यहाँ पर है, दुकानें यहाँ पर है, बहुत ही बिजी सड़क है और यहीं पर इस तरीके की घटना सामने आई जहां पुलिस और बदमाशों के बीच आमने सामने की फायरिंग हुई। बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जवाबी फायरिंग भी हुई पुलिस की ओर से और इस वक्त बदमाश घर में जाकर छिपे हुए हैं। इसी घर को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। इस खबर से जुड़ी हुई और जो भी डिटेल सामने आएगी सबसे पहले आप देखेंगे इंडिया टीवी पर। बात एक बार फिर से करते हैं उत्तर प्रदेश में चल रही महाकुंभ को लेकर राजनीति की। अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर पिछले 24 घंटे से जबरदस्त एग्रेसिव है। योगी सरकार को घेरने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रहे हैं। अखिलेश महाकुंभ की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि महाकुंभ जैसा कोई शब्द नहीं है। 144 साल के दुर्लभ संयोग की बात करके योगी सरकार ने हिंदुओं को गुमराह कर दिया है। अखिलेश यादव की इसी लाइन को उनके चाचा शिवपाल यादव भी लेकर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुंभ में सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। ग्रंथों में 144 साल जैसी किसी बात का कोई जिक्र नहीं है। अखिलेश यादव अटैक कर रहे हैं तो योगी और उनके डिप्टी अखिलेश यादव को आईना दिखा रहे हैं और इसे उनकी मिल्कीपुर में हार की हताशा बता रही हैं। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय दो इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। अपनी पीआर बढ़ाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है। अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिलेश यादव को योगी के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव महाकुंभ में अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उन्हें एक राजनीतिक मुद्दा मिल जाए। जिस प्रकार से प्रयागराज महाकुंभ के लिए आस्था का जनसागर उमड़ रहा है, लगातार श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसी बयानबाजी की जिससे अफवाह फैल जाए, दुष्प्रचार करने का काम किया और महाकुंभ में कोई अनहोनी हो जाए तो इनको कोई एक राजनीतिक मुद्दा मिल जाए। और इस विषय को लेकर के मिल्कीपुर के अभी विधानसभा के उपचुनाव में भी गए थे, लेकिन वहां की जनता ने 60,000 से ज्यादा वोटों से भाजपा प्रत्याशी को जिता करके यह बता दिया कि समाजवादी पार्टी का आचरण उत्तर प्रदेश को स्वीकार नहीं है। उनको लगता है कि आस्था की जितनी डुबकी लग रही है, उनकी साइकिल उतने नीचे डूबी जा रही है। जिस महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत हाई है, योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश यादव और उनकी पार्टी उतनी ही हमलावर है। अब उस महाकुंभ की बात भी कर लेते हैं जिसे लेकर ये सारी सियासत हो रही है। महाकुंभ इस वक्त अपने समापन की तरफ हर दिन आगे बढ़ रहा है और अब तो केवल 8 दिन ही बाकी हैं। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। 26 तारीख को महाशिवरात्रि है और इसी दिन महाकुंभ का आखिरी महास्नान होना है। 144 साल में बने इस दुर्लभ संयोग की वजह से हर शख्स ये चाहता है कि एक बार तो वो महाकुंभ का स्नान कर ही आए, क्योंकि फिर पता नहीं ये मौका कब आएगा उनके जीवन काल में। हालांकि 3 अमृत स्नान के बाद तो कई सारे अखाड़े प्रयागराज से वाराणसी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ है कि वो कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है। हर रोज औसतन 1 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि प्रयागराज का हर एंट्री पॉइंट इस वक्त पैक्ड है। महाकुंभ में लगे हुए भीषण जाम ने पूरे प्रयागराज को चोक करके रख दिया है।
लेकिन श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 24 घंटे की रिपोर्ट आपको दे दूं, 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में डुबकी लगा चुके हैं। आज दोपहर 12 बजे तक करीब 69 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर लिया। कल 1.5 करोड़ लोगों ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। 13 जनवरी से लेकर अब तक 55 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज में हर तरफ जाम ही जाम है। लोग कई घंटों से सड़क पर ट्रैफिक में फंसे हैं। सुरक्षा कर्मी लगातार ट्रैफिक को क्लियर करने में जुटे हैं। नैनी ब्रिज, फाफामऊ, झूसी में जहां देखें जाम ही जाम है। लोगों की भीड़ लगातार प्रयाग आ रही है और साथ ही वापस भी जा रही है। ऐसे में हर तरफ गाड़ियों की ही रेल दिखाई दे रही है। जाम का हाल तो यह है कल रात से कि हजारों गाड़ियां महाकुंभ के रास्तों पर घंटों घंटों तक जाम में फंसी हुई थीं। 3 से 4 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए लोगों को 4 से 5 घंटे का वक्त जा रहा था और अब आज दिन में भी हालात कुछ बदले नहीं है, वैसे ही है। ये प्रयागराज रोड है और इस समय इसकी तस्वीर सामने है। लंबा ट्रैफिक जैम लगा है, करीबन 2 से 3 किलोमीटर का जाम। यहाँ पे गाड़ियां रेंग रेंग के चल रही हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रहे हैं? गजेंद्र जाम मिला है आपको? मध्य प्रदेश से आए हैं। हाँ। बहुत ज्यादा जाम है। कितने घंटे फंसे रहे आप? 2 घंटे, अभी 2 घंटे, रात में 5 घंटे। और जो जितनी भी गाड़ियां हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान है। सर क्या नाम है? 20 घंटे। अभिषेक रावत फ्रॉम विदिशा। 20 घंटे हो गए मेरे को जाम में। हाँ। लेकिन पूरा सब फेल हो गया अभी आना। ये लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम अमोल है, हम महाराष्ट्र से आए हैं। कितनी देरी से आप फंसे हुए? अभी तो 1 घंटा हो गया सर। लेकिन दर्शन तो अच्छा हो गया। अभी ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, कोई बात नहीं। आप देखें तो यहाँ पर चारों तरफ जो स्थिति है वो जैम की है। ई रिक्शा में जो लोग जा रहे हैं वो फंसे हुए हैं। पैदल यात्री जो इधर से प्रयागराज संगम की तरफ जा रहे थे वो जैम में फंसे हुए हैं और इसकी वजह से स्थिति बेहद, इस समय जो ट्रैफिक है वो रेंग रेंग के चल रहा है। सर क्या नाम है आपका, कितने जैम में फंसे हुए हैं आप? 3 घंटे से फंसे जाम में। हाँ। दिक्कत बढ़ती जा रही है? हाँ जी, बहुत बढ़ती जा रही है। आप यहीं के लोकल हैं? कल है। ऐसे स्थिति कब जाना है? ऐसी स्थिति कभी देखी आपने? पहली बार देखी है, लेकिन बहुत है, तब भी बहुत ठीक है। ऐसी स्थिति इससे पहले कभी देखी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ठीक है। आप ये समझ लीजिए, ये सनातनियों की आस्था ही है कि इतने जाम में फंसने के बाद भी खुशी खुशी अभी भी प्रयागराज चले आ रहे हैं। आइए अब खबर आपको पटना की बता देती हूँ। पटना के कंकड़बाग में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद इस वक्त बदमाश फायरिंग के बाद इस घर में जाकर छिप गए हैं। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है। अभी भी बदमाश कितने हैं, ये फायरिंग करने के पीछे उनकी मंशा क्या थी, इस घर में जहां पर वो जाकर छिप गए हैं, ये घर किनका है और क्या घर के अंदर भी इस वक्त लोग मौजूद हैं, कहीं उनकी जान पर तो कोई संकट नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम कोशिश करें हमारे संवाददाता से जल्द हम संपर्क करें और वहां से डिटेल हम आप तक पहुंचा सकें। लेकिन फिलहाल जो ताज़ा तस्वीरें हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं कंकड़बाग का ये पूरा इलाका, और जो तस्वीर दिखाई दे रही है उससे आप ये समझ ही सकते हैं भरी दोपहरी का वक्त है। अच्छे खासे लोगों की भीड़ इस सड़क पर दिखाई दे रही है, दुकानों में दिखाई दे रही है। और जो ये रेलिंग आप देख रहे हैं, जो शटर आप देख रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई दुकान ही है और दुकान के आसपास से बने हुए घर हैं जहां जाकर बदमाश छिप गए। पुलिस ने इस घर को चारों तरफ से घेर जरूर लिया है, लेकिन लग रहा है अभी तक कामयाबी उनके हाथ नहीं आई है। बदमाशों और पुलिस के बीच में ये मुठभेड़ हुई है, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई बदमाशों की ओर से। पुलिस बदमाशों पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी और इसी जद्दोजहद में ये बदमाश जाकर इस घर में छिप गए हैं। पटना का कंकड़बाग इलाका व्यस्ततम इलाकों में से एक। भरी दोपहरी में पुलिस और बदमाशों के बीच में ये फायरिंग हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और फिर इस घर में जाकर छिप गए हैं।
पुलिस ने इस घर को चारों तरफ से घेर लिया है, काउंटर ऑपरेशन कर रही है, जल्द से जल्द बदमाशों को अपनी गिरफ्त में करने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये बदमाश कितने हैं, इनके पास किस तरीके का असलहा है, अभी तक इससे लेकर और ज्यादा डिटेल नहीं आ पाई है। अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये कोई एक निजी मकान है और अभी अंदर कई अपराधी छिपे हुए हैं। पिस्टल के बल पर कई राउंड फायरिंग हो चुकी है। इस जानकारी के सामने आते ही पूरे मकान को पुलिस ने घेर लिया है। आप काले कपड़ों में एटीएस की टीम को भी देख पा रहे होंगे। एटीएस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। एसएसपी अवकाश कुमार इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद है। एटीएस की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और लगातार छानबीन कर रही है। घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। कंकड़बाग थाना क्षेत्र का ये रामलखन पथ जहां पर फायरिंग की घटना सामने आई है। पटना में बदमाशों के साथ पुलिस का ये एनकाउंटर है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद बदमाश दिन दहाड़े फायरिंग करते हुए इस घर के अंदर जाकर छिप गए। 4 थानों की पुलिस इस वक्त अपराधियों पर काबू पाने की कोशिश में है। एटीएस की टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। पटना का ये बड़ा इलाका, व्यस्ततम इलाका, गाड़ियों की आवाजें सुनकर भी आप एक अंदाजा तो लगा ही रहे होंगे। अच्छी खासी सड़क पर भीड़ है, गाड़ियों की आवाजाही है और अच्छी खासी संख्या में लोगों की भी मौजूदगी है। कंकड़बाग इलाका ये पटना का वन ऑफ द पॉश इलाका कहा जाता है। अंधाधुंध फायरिंग के बाद इस इलाके में हड़कंप मच गया है। मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र अब जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नीतीश, पूरा मामला क्या है? चलिए देखिए मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और यहाँ जो मकान आपको नजर आ रहा है, इसी मकान में अपराधी अंदर छिपे हुए हैं और यहाँ पर आप देखिए काफी संख्या में पुलिस है। यहाँ लोगों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि खतरा है। मकान की छतों से लोग देख रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अपराधियों ने फायरिंग की है और फायरिंग के बाद जो अपराधी हैं वो घर में घुस गए हैं। और देखिए तमाम बड़े अधिकारी, एएसपी से लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए लगातार जो आपको नजर आ रहे हैं, ये देखिए एसटीएफ के जवान हाथों में देखिए पिस्टल लिए हुए, ये एसटीएफ के जवान इधर पूरे मकान की तरफ घुस रहे हैं। अब उस घर की तरफ घुस रहे हैं जिसमें ये लोग छिपे हुए हैं। ये देखिए ये वो घर है। अब मकान की घेराबंदी कर ली गई है, इसी मकान में छिपे हुए हैं अपराधी। पुलिस लोगों को उधर जाने से रोक रही है, लेकिन यही वो घर है जिसमें अपराधी छिपे हुए हैं। फायरिंग की थी, किसी उपेंद्र सिंह का ये घर है और इस घर में फायरिंग हुई थी। 4 अपराधी हैं, कहा जा रहा है 4 की संख्या में अपराधी हैं। और जब फायरिंग हुई उसके बाद ये अपराधी घुस गए। ये देखिए लगातार जो कमांडो हैं वो जा रहे हैं और ये वो घर है जिससे अपराधी छिपे हैं, इसलिए अब हर तरफ से घेराबंदी कर ली गई है। बड़े अधिकारी तमाम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, चारों तरफ से घेरा जा रहा है। ये मकान का एक दूसरा हिस्सा है और दूसरे हिस्से से अब यहाँ जो है एसटीएफ के जवान और तमाम कमांडो जो हैं वो जा रहे हैं। चूंकि अपराधी इसमें छिपे हुए हैं, अभी तक बार बार उनको ये कहा गया कि वो बाहर आए, बार बार उनको कहा गया, लेकिन अभी तक वो मकान के अंदर हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ लग गई है। ये तमाम पुलिस के जो बड़े अधिकारी, एसएसपी पटना खुद मौके पर मौजूद, एसएसपी पटना खुद मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ जमा हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, आप बता सकते हैं अभी क्या घटना हुई है? कुछ सर देंगे, आप बाहर जाइए। अभी अपराधी अंदर ही हैं। एसएसपी सर देंगे, अंदर हैं या बाहर, ये बता दीजिए। अच्छा ठीक है, तो ये पुलिस अभी कह रही है कि यहाँ से हट जाएं क्योंकि यहाँ पर अभी फायरिंग हो सकती है। अपराधी यहाँ पर छिपे हुए हैं और ये सामने के हिस्से में आप देखिए जो सड़क है वहाँ पर कितनी भीड़ जमा हो गई है।
इस मकान को चारों तरफ से पुलिस ने अब घेर लिया है। यहाँ पर सामने की तरफ देखिए लोगों की भीड़, राह चलते जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, इतनी पुलिस यहाँ कैसे आ गई। और चूंकि फायरिंग की आवाज लोगों ने भी सुनी है, उसके बाद हर कोई यहाँ पर खड़ा है। पुलिस नीचे के हिस्से में भी है और ऊपर भी काफी संख्या में जो कमांडोज हैं, जो एसटीएफ के जवान हैं, वो गए हैं। पहले ये खबर आई है कि रंगदारी के मामले को लेकर यहाँ पर फायरिंग हुई थी और उसके बाद यहाँ पर जो अपराधी थे, जब उनको यहाँ पर उनको आवाज़ लगाई गई, बाहर आने को कहा गया, तो उन्होंने फिर फायरिंग की और इस घर के अंदर वो छिप गए हैं। ये वो मकान है जिसके पीछे के हिस्से से वो घुसे थे, लेकिन चूंकि पुलिस हर तरफ से नाकेबंदी कर रही है अभी, इसलिए इस हिस्से को पुलिस ने घेर लिया है। ये कंकड़बाग का राम लखन पथ है और इसी जगह पर यहाँ पर फायरिंग हुई है। पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती कि आखिर कैसे उन अपराधियों को यहाँ से निकाला जाए। पुलिस ने बार बार उनसे ये अपील भी की है कि आप बाहर आएं, अन्यथा जो है गोली चलाई जाएगी। लेकिन जिस हिस्से में मकान में छिपे हुए हैं वहाँ तक अभी पुलिस नहीं पहुँच सकी है। ये देखिए तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, मकान के नीचे के हिस्से में जो बेसमेंट के ठीक पहले का हिस्सा है, वहाँ पर वो मंत्रणा करते हुए, जानकारी लेते हुए, एक टीम ऊपर की तरफ गई है। किस फ्लोर पर अपराधी हैं ये भी पता नहीं, लेकिन अंदर हैं, 4 की संख्या है ये भी मालूम है। लेकिन ये कौन अपराधी हैं, किस गैंग से जुड़े हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। और यहाँ जो लोग हैं, यहाँ पर देखिए आसपास के जितने भी मकान हैं, सब के नीचे के हिस्से में जो दुकानें हैं वो सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं और यहाँ तमाम जो नीचे की दुकानें हैं बंद हैं, क्योंकि फायरिंग की घटना हुई। आप लोग यहाँ पर थे जब आवाज़ आई, क्या सुना आप लोगों ने? हमको छोड़ दीजिए, पत्रकार हैं। अच्छा, ये यहाँ पर देखिए जितनी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, ये सब अपने घरों में कैद, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है यहाँ पर देखिए काफ़ी भीड़ जमा हो गई है लोगों की। आप लोग क्या जान पाए इस घटना के बारे में? सर, हम लोग तो घर में सोए हुए थे, पता चला टीवी खोले तो रामलखन पथ में गोलीबारी हुई है और किसी घर में घुसे हुए हैं लोग। आसपास मकान की छतों से लोग देख पा रहे हैं कि क्या कुछ वाली कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए पुलिस भी कह रही है कि हट जाएं, जी गोली चल सकती है। जी 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 ठीक है, ये देखिए तमाम जो पुलिसकर्मी वो कह रहे हैं लोगों से हटने के लिए। और यहाँ पर जो है हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, हुआ क्या है, कौन से अपराधी हैं। आपको क्या जानकारी मिल पाई? कुछ अपराधी छिपे हुए हैं, इसीलिए पुलिस सर्च में है और लगभग 3 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई बात सूचना नहीं आई है क्या हुआ नहीं हुआ। क्या अपराधियों ने पहले जो फायरिंग की वो किस पे फायरिंग? पहले नहीं, अंदर ही फायरिंग एक हुआ है। मकान किसका है? मकान मालिक का तो नाम नहीं पता है, लेकिन एक ही फायरिंग हुई अभी 2 घंटे पहले, अभी तक फिर उसके बाद कोई सूचना नहीं है। अपराधी अंदर ही हैं, ये कैसे जानकारी? अंदर ही है क्योंकि सर्च अभी जारी है, बाहर नहीं निकला है क्योंकि फोर्स चारों तरफ से तैनात है। जो गोली चली वो कहाँ चली, मकान के अंदर चली या सड़क पे चली? अंदर में ही चली है, अंदर में ही चली है। यानी किसी को टारगेट करके अपराधी गए थे उनसे? लगता है कि कहीं बाहर से ही आया है, वो अंदर छिपा हुआ है, इसी के कारण। तो ये लोग जो आसपास के हैं उनको भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर हुआ क्या है। और गोली की आवाज़ चूँकि लोगों ने सुनी है, इसलिए लोगों को ये पता है कि फायरिंग हुई है और फायरिंग के बाद चूँकि जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। यहाँ जी कुछ लोग हैं उनसे भी समझते हैं, चूँकि ये पड़ोसी हैं, ये बता पाएंगे। ये बताइए कि आप लोग को क्या आवाज़ सुनाई दी गोली की, क्या हुआ? नहीं, हम लोग तो सुने कि यहाँ पर कुछ हुआ है तो आए हैं वहाँ से। हम लोग आए हैं इसी तरह। हम लोग मकान है वो मालूम नहीं है हमें। हम लोग अंदर हैं। अपराधी तो अभी तक सुनने में आ रहा है जो अंदर में ही है अपराधी। आप लोग यहाँ यहीं रहते हैं आसपास? हम लोग आए बाहर से, यहाँ अपने आदमी का दुकान है। आपने भी सुना क्या कुछ? नहीं, अभी तुम जा ही रहे थे लॉक कर। जो राह चलते लोग हैं वो भी बिल्कुल हैरान कि आखिर हुआ क्या है, आखिर जो अपराधी थे वो कौन लोग थे। यहाँ भी हर घर के आगे पुलिस और पुलिस लोगों को कह रही है कि आप अंदर ही रहिए। ये बताइए कि आप लोगों को क्या जानकारी मिली? हम लेट से खुद आए हैं, अभी 10 मिनट पहले हम अवे किया। जानकारी है नहीं, हम तो वही देख रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं, हम क्या बोलें। अच्छा, ये घर किसका है ये बता सकते हैं? ना, नहीं बता सकते हैं, बाहर से हम आए। चूँकि जो लोग हैं यहाँ पर उनके लिए भी ये जानकारी लोगों को नहीं मिल पाई है, लेकिन हर किसी की नज़र इसी तरफ है। आप देखिए घर पर महिलाएं जो हैं वो सब भी जानना चाह रही हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे कुछ होगा। अपराधी अंदर हैं, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और इसलिए पुलिस के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, एसएसपी भी खुद यहाँ मौके पर पहुँचे हुए हैं।
ये बताइए कि ये जो अपराधी अंदर आए तो क्या आप लोग को जानकारी मिली? फायरिंग की आवाज सुनी, क्या हुआ क्या था? वो फायरिंग का तो आवाज हुआ था यहाँ पे। तो सड़क पे फायरिंग हुई या घर के अंदर किसी ने गोली? पहला पर चढ़ाया अंदर, पहला पर से अंदर चढ़ाया। किसी को टारगेट करके गोली चलाई? नहीं, वैसी बात नहीं था। तो क्या डकैती के मकसद से अपराधी आए या क्या क्या पता चल पा रहा है आप लोग? इससे पहले भी किसी ने कहा कि इनके घर पर कोई घटना हुई थी जो मकान मालिक हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बात कुछ नहीं। तो आप लोग को क्या अभी तक क्या जानकारी मिली? जानकारी हम लोग दुकानदार, हमको क्या अंदर क्या हो रहा नहीं हुआ। दुकानें आप लोगों ने अपनी अपनी बंद कर दिए, क्या करें? पुलिस ने कहा अब बोले तो ऐसा बात नहीं है, देखें भगदड़ हुआ, पुलिस वाला आया तो हम लोग बंद कर दिए। गोली की आवाज़ सुनी आप लोगों ने? हाँ, गोली की आवाज़ तो आया था नीचे। कितने राउंड फायरिंग? 2 आई थी। और लोगों को अंदर जाते भी देखा, भीड़ को अंदर 4 अपराधी जब जा रहे थे अंदर? अपराधी नहीं आया, वो 2 बाड़ा का इधर से आया, वही चलाया गोली। 2 बाड़ा के अंदर गया, गाली गलौज देते, वही गोली चलाया। और उसके बाद क्या भीड़ ने घर को घेर लिया? अपराधी भाग नहीं पाए, पुलिस तो तुरंत नहीं पहुंची होगी? नहीं पहुंची। फिर अपराधी अंदर ही रह गए, ये इसलिए कि क्या लोगों ने घेर लिया? लोगों निकल गया, सबके निकल गया, बाहर निकला। और उसके बाद अभी घर में ही है लोग, अपराधी घर? ये अब नहीं कर सकते। अच्छा, ये सबको पता चला कि जो गोली की आवाज़ लोगों ने सुनी है, ये लोग बता रहे हैं कि गोली की आवाज़ लोगों ने सुनी है। अब अंदर जो टीम गई है वो अभी तक बाहर नहीं आई है। ये मकान बड़ा मकान है, आप देखिए 1 2 3 4 मंजिला मकान है। और जो टीम अभी अंदर दाखिल हुई है वो अभी तक बाहर नहीं आई है। और एक बार फिर देखिए, जो टीम अंदर गई थी वो फिर पीछे के रास्ते से होकर यहाँ आई है और फिर एक बार ये टीम अंदर जा रही है। यानी अपराधी अंदर हैं, कहाँ हैं, ये भी जो है पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। एग्जैक्ट लोकेशन यदि हम कहें तो उसका नहीं मिल पा रहा है। एक बार फिर ये टीम अंदर दाखिल होते हुए, ये देखिए तमाम जो सुरक्षा के ये हैं उनके साथ, जैकेट्स के साथ, पिस्टल्स के साथ, हथियार के साथ ये तमाम जो टीम है वो अंदर जा रही है। और इसमें एक महिला कांस्टेबल भी, एक महिला पुलिसकर्मी भी नज़र आ रही है। यहाँ देखिए ये टीम अंदर जा रही है। ये ठीक पहला तल्ला है और पुलिस जिस तरह से इशारे कर रही है, ऐसा लग रहा है कि जानकारी मिली है कि अपराधी कहाँ हैं। और इसलिए एक बार फिर से इधर नाकेबंदी बढ़ाई गई है, एक बार फिर से इधर घेराबंदी बढ़ाई गई है। ये फिर से घेराबंदी बढ़ाई गई है। ये देखिए, ये जो एंट्रेंस है इस मकान का, नीचे के हिस्से में बेसमेंट है और पहले तल्ले से यहाँ मकान बना हुआ है। और इसलिए जो है ये इस रास्ते एक बार फिर पुलिस आई है। ये जो महिला पुलिसकर्मी है उनके हाथ में आप देखिए ये पिस्टल। चूंकि भीड़ आसपास बहुत जमा हो गई है, खतरा इस बात का कि अचानक गोली चल सकती है। और जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो खुद यहाँ पर हैं, मौके पर खुद अपने हाथों में पिस्टल लेकर बड़े अधिकारी, एसटीएफ के तमाम बड़े अधिकारी जा रहे हैं। ये पता चल पाया कि अंदर ही है अपराधी, अंदर ही है? अभी कुछ नहीं, कोई अपडेट नहीं। क्या लगता है अंदर ही है, ये कंफर्म है आप लोग? सर अभी पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। सीनियर आके आपको बाद में बताएंगे प्लीज। अंदर है अपराधी? सीनियर, सारे न्यूज सीनियर्स आपको देंगे, प्लीज आप लोग यहाँ से हटिए। इसी घर में ही क्या छुपे हुए हैं? अब जाहिर है मीडिया, तमाम जो लोग हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये कौन है जो अंदर फंसे हुए हैं। ये क्या अंदर कोई आम आदमी भी है जो फंसा हुआ है? क्या अपराधियों ने किसी को एक मिनट यहाँ है, हमने देखा नहीं, आवाज सुने खाली। मतलब हाँ, घर पर हाँ। लोग, कितने लोग भागे थे? उतना ध्यान नहीं है सर। मतलब 2-3 आदमी? हाँ, उतना देखा आपने? क्या देखा? हाँ, ध्यान नहीं है सर। एकदम समय पर उन लोग का अपना काम था। हाँ, एकदम समय पर। हाँ। अब उतना ध्यान नहीं, हम तो घर जा रहे थे। ये घर किसका है बता सकते? नहीं सर, हम लोग मोहल्ला, हम लोग को नहीं मालूम है सर। कितने देर पहले? 1 घंटा से। क्या कितनी गोली की आवाज? इतना आइडिया नहीं मिला सर। चल ठीक है सर। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। ये सिर्फ इतना बता दीजिए कि कितनी क्या आवाज सुनी है सर? हम घर में जा रहे थे अपना। तो जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, अब यहाँ देखिए मकान का दूसरा हिस्सा, इधर भी जो है पुलिसकर्मी है, एक और पुलिसकर्मी यहाँ पर हाथों में पिस्टल लिए हुए आ रहा है। ये देखिए
चारों तरफ से नाकेबंदी है, कहीं से भी अपराधियों को भागने का मौका ना मिल पाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और इसलिए मकान के आगे से लेकर चारों तरफ के हिस्से को घेरा गया है। भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ का रास्ता देखिए, ये जो रास्ता है इधर भी पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और हर पुलिसकर्मी के हाथ में हथियार है।